सूरज की पहली किरण जैसे ही आनंदपुर गांव पर पड़ी, पूरा गांव पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठा। इसी गांव में दो बच्चे रहते थे, विवान और करण। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनके घरों का माहौल बिल्कुल अलग था। विवान के पिता हरिराम एक साधारण किसान थे। उनकी आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन घर में प्रेम, अनुशासन और सम्मान की कमी नहीं थी। हर सुबह हरिराम अपने बेटे से कहते, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। धन कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। विवान इन बातों को ध्यान से सुनता और अपने मन में उतार लेता। दूसरी ओर करण का घर हमेशा झगड़ों से भरा रहता था। उसके पिता शराब के नशे में रहते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते। घर में अपमान, लालच और कटु शब्द रोज सुनाई देते थे। धीरे धीरे करण के मन में यह धारणा बनने लगी कि ताकत, डर और छल से ही दुनिया जीती जाती है। स्कूल में दोनों साथ बैठते, लेकिन उनकी सोच अलग होती जा रही थी। जहां विवान किसी की मदद करने में खुशी महसूस करता, वहीं करण दूसरों को परेशान करके आनंद लेने लगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों को रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उनकी थैली नीचे गिर गई और सारा सामान सड़क पर बिखर गया। विवान तुरंत दौड़कर उनकी मदद करने लगा। उसने सामान उठाकर थैली में रखा और उन्हें घर तक छोड़ने की बात कही। करण हंसते हुए बोला, इनसे क्या मिलेगा? समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? विवान मुस्कुराया और बोला, हर मदद का इनाम पैसे नहीं होते। कभी कभी दुआ ही सबसे बड़ी दौलत होती है। बुजुर्ग ने विवान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अच्छे विचार इंसान को ऊंचा बनाते हैं। इन्हें कभी मत छोड़ना। करण ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह सवाल जरूर उठा कि आखिर लोग विवान की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। उसी शाम गांव में एक नए व्यक्ति के आने की खबर फैल गई। लोग कहते थे कि वह बहुत बुद्धिमान है और केवल किसी के चेहरे को देखकर उसके मन की दशा समझ लेता है। यह खबर सुनकर विवान और करण दोनों के मन में उत्सुकता जाग उठी। दोनों ने तय किया कि अगले दिन वे उस रहस्यमय व्यक्ति से जरूर मिलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह पूरे आनंदपुर गांव में एक ही चर्चा थी, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक विद्वान गुरु आए हैं। लोग कहते थे कि वे किसी का चेहरा नहीं, बल्कि उसके मन के विचार पढ़ लेते हैं। विवान और करण भी वहां पहुंच गए। बरगद के नीचे सफेद वस्त्रों में बैठे गुरु शांत भाव से लोगों की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि जो भी उनके सामने आता, कुछ पल के लिए मौन हो जाता। दोनों लड़के उनके सामने पहुंचे। गुरु ने बिना कुछ पूछे मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों एक ही गांव में पले हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारी सोच एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है? क्या कभी इस बात पर विचार किया है? करण ने तुरंत कहा, सोच से क्या होता है? दुनिया में वही जीतता है जिसके पास ताकत और पैसा हो। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो सबसे शक्तिशाली राजा भी हमेशा सुखी क्यों नहीं रहे? करण के पास कोई उत्तर नहीं था। गुरु ने दोनों को एक एक मिट्टी का खाली घड़ा दिया और कहा, कल सूर्योदय से पहले इसे भरकर मेरे पास लाना। लेकिन ध्यान रहे, इसमें केवल वही चीज भरना जो तुम्हारे जीवन का भविष्य तय कर सके। दोनों घड़े लेकर लौट पड़े। रास्ते में करण सोचने लगा, जरूर गुरु धन या सोना देखना चाहते होंगे। अगर मैं सबसे कीमती चीज ले आया तो वही मुझे सबसे योग्य मानेंगे। उधर विवान पूरे रास्ते यही सोचता रहा, भविष्य तय करने वाली चीज आखिर क्या हो सकती है?
रात भर दोनों अलग अलग विचारों में डूबे रहे। सुबह होने से पहले करण ने अपने घर के संदूक से कुछ सोने के पुराने सिक्के चुपके से निकालकर घड़े में डाल दिए। उसे पूरा विश्वास था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं विवान खाली घड़ा लेकर अपने पिता हरिराम के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। हरिराम मुस्कुराए और बोले, बेटा, घड़ा खाली नहीं है। इसमें तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और सही उत्तर खोजने की इच्छा भरी है। जो मन सीखने के लिए खुला रहता है वही सबसे अधिक भरता है। विवान ने घड़े में एक मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी और एक छोटा सा पौधा रखा। उसके मन में विश्वास था कि जैसे बीज अच्छे वातावरण में विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान भी अच्छे माहौल में महान बनता है। जब दोनों गुरु के सामने पहुंचे तो करण गर्व से मुस्कुरा रहा था और विवान शांत खड़ा था। गुरु ने पहले करण का घड़ा खोला। उसमें चमकते सिक्के देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। फिर गुरु ने विवान का घड़ा खोला। उसमें केवल मिट्टी और एक छोटा सा पौधा था। कुछ क्षण तक गुरु मौन रहे। फिर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने अपने घड़े नहीं, अपने मन मेरे सामने खोल दिए हैं। इतना सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति उत्सुक हो उठा, क्योंकि अब गुरु जो बताने वाले थे वही दोनों लड़कों के भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। बरगद के नीचे सन्नाटा छा गया। सभी गांव वाले गुरुजी के अगले शब्द सुनने के लिए उत्सुक थे। गुरुजी ने पहले करण के घड़े से सोने के सिक्के निकाले और बोले, धन बुरा नहीं होता, लेकिन जब मन धन का गुलाम बन जाए तब अच्छे विचार धीरे धीरे मरने लगते हैं। फिर उन्होंने विवान के घड़े से मिट्टी और पौधा उठाया। देखो इस छोटे से पौधे को, गुरुजी बोले, यदि इसे उपजाऊ मिट्टी, पानी और धूप मिलेगी तो यह विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन यदि इसे पत्थरों के बीच छोड़ दिया जाए तो यह सूख जाएगा। उन्होंने दोनों लड़कों की ओर देखकर कहा, मन भी इसी पौधे की तरह है। जैसा माहौल मिलेगा वैसे ही विचार जन्म लेंगे। गांव वाले गुरुजी की बात ध्यान से सुन रहे थे। इतने में गुरुजी ने दोनों को एक नया कार्य दिया। आज से 7 दिनों तक तुम दोनों अलग अलग परिवारों के साथ रहोगे। विवान, तुम करण के घर रहोगे और करण, तुम हरिराम के घर। 7 दिन बाद मैं देखूंगा कि तुम दोनों की सोच में क्या परिवर्तन आता है। यह सुनते ही दोनों चौंक गए। करण मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा कि किसान के साधारण घर में रहकर वह कभी नहीं बदल सकता। वहीं विवान थोड़ा चिंतित था। उसे पता था कि करण के घर का वातावरण अशांत है, लेकिन उसने गुरुजी का आदेश स्वीकार कर लिया। उसी शाम से दोनों अपने अपने नए घरों में रहने लगे। करण पहली बार हरिराम के घर पहुंचा। वहां सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। खाने से पहले सबने ईश्वर का धन्यवाद किया। भोजन के दौरान किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। हर कोई एक दूसरे का सम्मान कर रहा था। करण को यह सब अजीब लग रहा था। दूसरी ओर विवान जब करण के घर पहुंचा तो वहां फिर से झगड़ा हो रहा था। कटु शब्द, गुस्सा और अपमान से पूरा घर भरा हुआ था। किसी ने उससे यह तक नहीं पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। रात को दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे। करण सोच रहा था, क्या सचमुच एक परिवार का व्यवहार इंसान को बदल सकता है? उधर विवान पहली बार समझ रहा था कि बुरे माहौल में अच्छे विचारों को बचाए रखना कितना कठिन होता है। लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो गुरुजी की शिक्षा को सच साबित कर देगी और दोनों की सोच को भीतर तक हिला देगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हरिराम उठ गए। उन्होंने करण को प्यार से जगाया और कहा, बेटा, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से होती है। चलो खेत चलते हैं।
करण ने पहले कभी इतनी सुबह उठकर काम नहीं किया था। मन तो नहीं था, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि हरिराम मेहनत करते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को वे नम्रता से प्रणाम करते। करण को आश्चर्य हुआ कि लोग भी उन्हें उतने ही सम्मान से जवाब देते थे। दोपहर तक काम खत्म हुआ। लौटते समय हरिराम ने रास्ते में बैठे एक भूखे वृद्ध को अपने भोजन का आधा हिस्सा दे दिया। करण से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आपने अपना खाना क्यों दे दिया? अब आपको भूख नहीं लगेगी क्या? हरिराम मुस्कुराए, बेटा, भूख कुछ देर की होती है, लेकिन किसी की दुआ जीवन भर साथ चलती है। यह बात करण के मन में उतरने लगी। उधर विवान करण के घर में लगातार झगड़े और कटु शब्द सुन रहा था। उसी समय कुछ लड़के करण को बुलाने आए। वे गांव के बाग से चोरी करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने विवान से कहा, चलो, कोई देखेगा नहीं, मुफ्त के आम मिल जाएंगे। विवान ने शांत स्वर में कहा, जो चीज हमारी नहीं है उसे लेना चोरी है। लड़के उसका मजाक उड़ाकर चले गए। शाम तक खबर पूरे गांव में फैल गई कि बाग से फल चोरी हो गए हैं। गांव के चौकीदार ने कुछ लड़कों को पकड़ लिया। उनके साथ जाने वाला एक लड़का डर के मारे सबके नाम बताने लगा। जब उसने विवान का नाम नहीं लिया तो चौकीदार ने पूछा, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, उसने हमें बहुत समझाया था, लेकिन हम ही नहीं माने। यह बात सुनकर गांव वाले विवान की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। उधर करण ने भी पहली बार महसूस किया कि अच्छे लोगों के बीच रहने से मन शांत रहने लगता है। उसके भीतर एक अजीब सी खुशी जन्म ले रही थी। लेकिन उसी रात करण के पुराने मित्र उससे मिलने आए। उन्होंने धीरे से कहा, चल, आज रात एक ऐसा काम करेंगे जिससे एक ही दिन में बहुत पैसा मिलेगा। करण कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक हरिराम के अच्छे संस्कारों का और दूसरा अपनी पुरानी संगति का। अब निर्णय वही करेगा, लेकिन उसका यह एक फैसला उसके पूरे भविष्य की दिशा बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी करण के पुराने मित्र घर के पीछे आकर धीरे से आवाज लगाने लगे, करण, जल्दी बाहर आ, आज की रात हमारी किस्मत बदल जाएगी। करण दरवाजे तक आया, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसके मन में हरिराम की बातें गूंज रही थीं, मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी सबसे बड़ा होता है। एक गुरुजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने विवान की ओर देखा और पूछा, और तुमने क्या सीखा? विवान ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने जाना कि बुरे माहौल में भी यदि इंसान अपने संस्कारों को थामे रखे तो वह स्वयं नहीं टूटता, बल्कि एक दिन वही दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन सकता है। गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी समय गांव की ओर से तेज शोर सुनाई दिया। लोग घबराए हुए भागते हुए बरगद की ओर आ रहे थे। किसी ने हाफते हुए कहा, गुरुजी, गांव में एक ऐसी घटना हो गई है जो पूरे आनंदपुर का भविष्य बदल देगी। यह सुनते ही विवान और करण एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब उनकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। गुरुजी, विवान और करण तुरंत गांव की ओर दौड़े। चौपाल के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। हर चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भीड़ को चीरते हुए गुरुजी आगे बढ़े। सामने गांव के सबसे पुराने किसान गोपाल काका जमीन पर बैठे रो रहे थे। उनकी वर्षों की मेहनत से खरीदी गई जमीन के कागज गायब हो गए थे। गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि किसी ने धोखे से वे कागज चुरा लिए हैं ताकि जमीन पर कब्जा किया जा सके।
कुछ लोग बिना सबूत के एक गरीब मजदूर पर आरोप लगाने लगे। यही होगा चोर। इसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए इसने चोरी की होगी। मजदूर हाथ जोड़कर बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। भीड़ गुस्से में थी। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी गुरुजी ऊंची आवाज में बोले, जिस समाज में बिना सत्य जाने निर्णय लिया जाता है, वहां बुरे विचार आग की तरह फैलते हैं। पूरा चौपाल शांत हो गया। गुरुजी ने विवान और करण की ओर देखा। आज तुम दोनों की असली परीक्षा है। भीड़ के साथ बहना आसान है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होना कठिन। विवान ने तुरंत कहा, गुरुजी, पहले सच पता करना होगा। करण ने भी पहली बार बिना सोचे किसी पर आरोप लगाने से मना कर दिया। दोनों ने अलग अलग लोगों से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे एक बात सामने आई। चोरी वाले दिन गांव का एक लालची व्यापारी बार बार गोपाल काका के घर के आसपास देखा गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई पक्का प्रमाण नहीं था। उधर भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग गरीब मजदूर को सजा देने की तैयारी करने लगे। करण बेचैन हो उठा। कुछ दिन पहले तक वह भी ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाता, लेकिन अब उसका मन उसे रोक रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, बिना सबूत किसी को अपराधी कहना सबसे बड़ा अन्याय है। भीड़ कुछ पल के लिए रुक गई। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि करण के भीतर सचमुच परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन उसी समय गांव का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुरानी थैली थी। वह हांफते हुए बोला, मुझे यह थैली नदी के किनारे मिली है। इसमें कुछ कागज हैं। थैली खुलते ही सबकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसमें वही जमीन के कागज रखे थे जिनकी तलाश पूरा गांव कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर उन्हें नदी किनारे फेंका किसने था? यही रहस्य अब विवान और करण को सच्चे अपराधी तक पहुंचाने वाला था। नदी किनारे मिली थैली देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। गोपाल काका ने कांपते हाथों से कागज देखे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हाँ, ये मेरे ही कागज हैं, उन्होंने भावुक होकर कहा। लेकिन गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, कागज मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक अपराधी सामने नहीं आएगा, गांव का माहौल संदेह और भय से भरा रहेगा। विवान ने थैली को ध्यान से देखा। उसके एक कोने पर नीले रंग का महीन कपड़े का टुकड़ा अटका हुआ था। उसी समय करण को याद आया कि गांव का व्यापारी लालचंद हमेशा नीली मखमली अंगूठी अपने कंधे पर रखता था। दोनों ने यह बात गुरुजी को बताई। गुरुजी बोले, संदेह को कभी सत्य मत मानो, पहले प्रमाण जुटाओ। रात होने पर विवान और करण चुपचाप लालचंद के गोदाम के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लालचंद अपने एक नौकर से कह रहा था, अच्छा हुआ कागज नदी में फेंक दिए। अगर गोपाल की जमीन मेरे नाम हो जाती तो पूरा इलाका मेरा हो जाता। यह सुनकर दोनों चौंक गए। उसी समय गुरुजी भी कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। लालचंद भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। गोपाल काका के चरणों में गिरकर वह रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने धन के लिए इंसानियत खो दी थी। गोपाल काका ने गहरी सांस ली और कहा, गलती बड़ी है, लेकिन यदि पश्चाताप सच्चा है तो सुधार का अवसर भी मिलना चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए और पूरे गांव को संबोधित करते हुए बोले, आज तुम सबने अपनी आंखों से देख लिया कि बुरा माहौल केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करता है।
वहीं अच्छा माहौल एक भटके हुए इंसान को भी सही राह पर लौटा सकता है। करण की आंखें भर आईं। उसने विवान की ओर देखा और कहा, अगर मैं हरिराम जी के घर नहीं आया होता तो शायद आज मैं भी लालचंद की तरह लालच के पीछे भाग रहा होता। विवान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उस दिन से आनंदपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सप्ताह गांव के सभी बच्चे और बड़े चौपाल में इकट्ठा होकर अच्छी बातें, प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के मूल्य सीखने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले झगड़े और स्वार्थ की बातें होती थीं, वहां अब सहयोग, सम्मान और प्रेम की चर्चा होने लगी। और तभी गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, इंसान का सबसे बड़ा भाग्य उसका जन्म नहीं, बल्कि वह माहौल है जिसे वह चुनता है। यहीं से विवान और करण के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने आने वाली पीढ़ियों की सोच भी बदल दी। लालचंद के पकड़े जाने के बाद पूरे आनंदपुर में शांति लौट आई। लोग विवान और करण की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन गुरुजी जानते थे कि किसी इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसे सम्मान, शक्ति और अवसर एक साथ मिल जाएं। एक दिन उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने सत्य का साथ दिया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो तुम्हारे चरित्र की अंतिम परीक्षा होगी। गुरुजी ने उन्हें एक लोहे की छोटी संदूकची दी। इसमें गांव की वर्षों की बचत है। अगले गांव में एक विद्यालय बनना है। यह धन वहां सुरक्षित पहुंचाना तुम्हारा काम है। दोनों ने आदरपूर्वक संदूकची उठा ली और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। शाम ढलते ढलते वे जंगल के बीच पहुंचे ही थे कि 4 नकाबपोश डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, सरदार गरजा। विवान ने शांत स्वर में कहा, यह धन हमारा नहीं, पूरे गांव की अमानत है। डाकू हंस पड़े। अमानत? हमें सिर्फ सोना दिखाई देता है। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ समय पहले तक वह डरकर सब कुछ सौंप देता, लेकिन अब उसके भीतर साहस जाग चुका था। उसी समय विवान ने धीरे से कहा, शक्ति हमेशा हथियार में नहीं होती, सही निर्णय में होती है। करण ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने डाकुओं से कहा, संदूक बहुत भारी है, पहले हमें इसे नीचे रखने दीजिए। जैसे ही डाकुओं का ध्यान बंटा, करण ने जोर से सीटी बजाई। यह वही संकेत था जो गांव के चौकीदार संकट के समय इस्तेमाल करते थे। पास के खेतों में काम कर रहे लोग और चौकीदार आवाज सुनकर दौड़ पड़े। डाकू घबरा गए और जंगल की ओर भाग निकले। गांव वाले समय पर पहुंच गए और संदूक सुरक्षित बच गया। अगले दिन जब दोनों विद्यालय निर्माण के लिए धन सौंपकर लौटे तो गुरुजी ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल धन नहीं बचाया, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को सुरक्षित रखा है। करण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि अच्छा माहौल इंसान को केवल अच्छे विचार ही नहीं देता, बल्कि कठिन समय में सही निर्णय लेने का साहस भी देता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वहां बुराई अधिक देर तक टिक नहीं सकती। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय एक वृद्ध यात्री गांव में पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। उसने गुरुजी से कहा, मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां नफरत ने पूरे समाज को बांट दिया है। क्या आपके ये दोनों शिष्य वहां भी लोगों के विचार बदल सकते हैं? गुरुजी ने विवान और करण की ओर देखा। दोनों ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि माहौल इंसान को बदल सकता है तो अच्छे कर्म और सही विचार माहौल भी बदल सकते हैं।
यहीं से उनकी सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई। वृद्ध यात्री के साथ विवान और करण उस गांव पहुंचे जहां वर्षों से नफरत, ईर्ष्या और झगड़ों का माहौल था। भाई भाई से बात नहीं करता था, पड़ोसी एक दूसरे को देखकर रास्ता बदल लेते थे और बच्चे भी अपने बड़ों से यही व्यवहार सीख रहे थे। गुरुजी ने दोनों से कहा, किसी का स्वभाव बदलने की कोशिश मत करना। पहले उस माहौल को बदलो जिसने उसके विचारों को कैद कर रखा है। अगले ही दिन विवान ने गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ईमानदारी, सहयोग और दया की छोटी छोटी कहानियां सुनानी शुरू की। दूसरी ओर करण ने युवाओं के साथ मिलकर गांव की टूटी सड़क, तालाब और मंदिर की सफाई का काम शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, यह गांव कभी नहीं बदल सकता। लेकिन विवान और करण ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ बच्चे उनके साथ जुड़ गए। फिर कुछ बुजुर्ग भी आगे आए। कुछ ही महीनों में वही लोग जो एक दूसरे के दुश्मन थे, साथ बैठकर काम करने लगे। एक दिन दो परिवार जिनकी दुश्मनी 20 वर्षों से चली आ रही थी, पूरे गांव के सामने गले मिले। यह दृश्य देखकर गुरुजी की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कहा, देखा, विचार बदलने का सबसे आसान तरीका उपदेश नहीं बल्कि अच्छा वातावरण बनाना है। कई वर्ष बीत गए। विवान एक आदर्श शिक्षक बन गया और करण समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध हो गया। दोनों जहां भी जाते, लोगों को यही संदेश देते, बुरे विचारों से लड़ने से पहले उस माहौल को बदलो जो उन्हें जन्म देता है। आनंदपुर और आसपास के कई गांव धीरे धीरे शिक्षा, प्रेम और सहयोग की मिसाल बन गए। एक दिन गुरुजी ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, याद रखना, कोई भी बच्चा जन्म से बुरा नहीं होता। उसका घर, उसकी संगति, उसके शब्द और उसका वातावरण ही उसके मन में अच्छे या बुरे विचारों के बीज बोते हैं। इसलिए यदि समाज बदलना है तो सबसे पहले अपना घर, अपनी भाषा और अपना माहौल बदलो। इतना कहकर गुरुजी ने शांत भाव से आंखें बंद कर लीं। पूरे गांव ने उन्हें नमन किया। विवान और करण ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और जीवन भर लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और अच्छे संस्कार फैलाते रहे। कहानी की सीख, इंसान का चरित्र उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके वातावरण, संगति और संस्कारों से बनता है। इसलिए हमेशा ऐसा माहौल चुनिए और बनाइए जहां अच्छे विचार पनप सकें। क्योंकि अच्छा माहौल केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है।